हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सेंट्रल एग्जाम 2021 में पूछे गए साइंस का 1 से लेकर 10 तक का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 100% सही आंसर की। तो यदि आपका एग्जाम हो चुका है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को निकालिए और आप हमारे वीडियो को देखकर उसका आंसर की मिला सकते हैं। यदि आपका एग्जाम अभी बाकी है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यही एग्जाम का पेपर आपके भी सेंट्रल एग्जाम 2021 में पूछा जाने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। पहला सवाल में पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन में दिया गया 1, ऑप्शन बी में दिया गया 2, ऑप्शन सी में 3 और आपका ऑप्शन डी में दिया गया था 4। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा कमेंट बॉक्स में जाकर लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश का जो वेग है वो सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, यानी शून्य निर्वात में होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 3 में पूछा गया था कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। इस प्रकार से एक प्रिज्म होता है, इसमें श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या वर्णपट या स्पेक्ट्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 4 में पूछा गया था कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 25 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। दोस्तों प्रिज्म कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें 1 2 नहीं बल्कि पूरे 5 सतहों से घिरा रहता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही एग्जाम से पहले सभी विषय का आंसर की का वीडियो देखने को आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सकें। अगला सवाल क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण से। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 में पूछा गया था कि विद्युत विभव है। देखिए दोस्तों, विद्युत विभव जो है यह एक अदिश राशि है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी सवाल में पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब किरण किस प्रकार से मुड़ जाती है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है ना, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है। तो है दोस्तों, क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला होता है। कितने छात्र को लगता है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए कि समानांतर क्रम, जिसको पार्श्व क्रम भी जो बोला जाता है, में जुड़े प्रतिरोधों को R1 R2 का समतुल प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा। तो हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का सही जवाब R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए कि जूल प्रति कूलाम्ब कहलाता है। तो ये दोस्तों जूल प्रति कूलाम्ब है वो क्या कहलाता है? तो वोल्ट कहलाता है, क्योंकि V बराबर होता है जूल प्रति कूलाम्ब। वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम्ब होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए। क्वेश्चन 13 कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र यानी आँख साफ साफ दूर की वस्तुओं को आसानी तरीके से देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सी आवृत्ति होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे घरों में यूज की जाने वाली विद्युत की जो आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल था। तो लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए कि विद्युत, यहाँ पे बोला गया विद्युत बिजली का सुचालक है। दोस्तों बिजली का जो सुचालक है वो क्या होता है, तो अपवाद में है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो बिजली तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। हालांकि 17 यहाँ पे फ्रेश नहीं है, हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। तो यहाँ पे आप सभी को विजातीय यौगिक बताना होगा। तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह एक विजातीय यौगिक होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 19 से बोला गया है कि बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, जो कि ऑप्शन ए में है, यही होता है सोडियम बेकिंग सोडा का अनुसूत्र। अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोजन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध होते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो H4 दिया गया है, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में त्रिआबंध होते हैं, जिसे ट्रिपल बॉन्ड भी कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, काफ़ी सिंपल है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो यहाँ पे 21 का सही जवाब से नहीं हो जाएगा। CnH2n+2 एल्केन का होता है, CnH2n-2 एल्कीन का होता है और CnH2n एल्काइन का हो जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 22 कहता है कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकताएँ कितनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन की यौगिक जो में संयोजकताओं की जो संख्या हो जाती है वो 4 हो जाती है। कितने छात्र को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अगला सवाल है कि अम्ल राज्य में HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, HNO3 मेथनोइक अम्ल का अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1:3 के अनुपात में होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 24 कहता है हमारा शरीर pH मान के लिए सीमा में सही तरीके से कार्य करता है। तो यानी क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य का जो शरीर है वो 7.0 से लेकर 7.8 pH परास के बीच में कार्य करता है। अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो काफ़ी सिंपल सवाल है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखिए कि एसिटिलीन हाइलाइड का IUPAC नेम क्या होता है। तो एसिटिल्डिहाइड का जो यूपिक नेम होता है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एथेनॉल होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि निम्नलिखित में कौन सी गैस अधातु के बिल्डिंग में प्रयुक्त होती है। यानी किसी भी अधातु को बिल्डिंग करने में उपयोग में लाने जाने वाला जो गैस होता है उसे एथाइन गैस कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रिक नियम दिया था। तो दोस्तों त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। काफ़ी सिंपल सवाल है, याद रखिएगा त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबेरेनर महोदय ने दिया था। अगला सवाल है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 होती है। तो फिलहाल वर्गों की संख्या तो नहीं बोला गया है, आवर्तों की संख्या से पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 7। अगला सवाल उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए कि कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम क्या है। तो यह एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवों के अवशेष से प्राप्त होने वाले तमाम ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला सवाल 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक साधन है। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब जिस संसाधन को इंसान नहीं बना सकता है। तो 31 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वायु, जल, मृदा अर्थात मिट्टी, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 32 कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों Ca इसका सांकेतिक चिन्ह होता है, जिसकी परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, परमाणु संख्या 20 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान पूछ लिया जाता तो 40 आंसर हो जाता, हालांकि परमाणु संख्या बोला गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 20 होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। याद रखिएगा क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य का प्रकाश, स्वपोषी पोषण के लिए तमाम चीज़ें आवश्यक है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
उसके बाद में है निम्नलिखित में कौन सा एक अपघटक है। तो यहाँ पे अपघटक की बात की जाएगी तो बैक्टीरिया एक मुख्य अपघटक है जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। दोस्तों द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण अड़हुल का फूल होता है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता होगा या सरसों होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला सवाल देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। आप सभी को याद होगा मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मटर का पौधा। अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए कि जीव जिस परिक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी मानव जाति अपनी संख्या की में जो वृद्धि करते हैं उस किस परिक्रम द्वारा करते हैं, तो जनन के माध्यम से। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जनन। अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए तो क्वेश्चन 40 में कहता है कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों में रक्त ले सकता है। तो जो ब्लड समूह ए जो होता है ये सभी समूहों में रक्त को ले सकता है। अगला सवाल है मेंडल का प्रथम नियम क्या कहता है। दोस्तों मेंडल का जो सबसे प्रथम नियम है वो प्राकृतिक चयन सिद्धांत कहलाता है, या ऑप्शन ए में दिया गया मंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम। हालांकि इस आंसर में कन्फ्यूजन है, आप इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा हाइड्रा। कितने को लगता है स्पाइरोगाइरा होगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग 44 का जो देख रहे थे, 44 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रा। और सॉरी यहाँ पे 44 तो इसमें दिया ही नहीं गया है। 45 को देखते हैं मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो दोस्तों पादप हार्मोन का जो मुख्य उदाहरण है वो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एक हार्मोन है, वो भी पादप हार्मोन है। अगला सवाल 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो ये दोस्तों लार ग्रंथि में पाए जाने वाले एंजाइम को टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी गुण है। तो दोस्तों प्रभावी गुण जो है वो क्या है, तो लंबा होना। लंबा एक प्रभावी गुण है। उसके बाद में है कि लेंस सूत्र होता है। काफ़ी सिंपल सवाल पूछ लिया गया है। तो लेंस सूत्र जो होता है वो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 50 को देखिए कि द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। दोस्तों द्विअवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसे हम सभी अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, और दोनों प्रकार का लेंस भी कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो है दोस्तों उत्तल लेंस का क्षमता जो होती है, पी का जो मान होता है वो कितना होता है, तो ये धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की हमेशा क्षमता प्लस में आती है, धनात्मक में आती है। अगला सवाल पूछा गया है प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश की अपवर्तन की बात करें या परावर्तन की बात करें, प्रत्येक स्थिति में प्रकाश की अपवर्तन एवं परावर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है कौन सा रंग खतरे के सिग्नल का उपयोग करता है। तो दोस्तों खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है। तो क्वेश्चन 53 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 54 को देखिए। क्वेश्चन 54 में पाएंगे कि विद्युतमय तार सामान्यतः होता है। तो दोस्तों विद्युतमय तार जो होता है ये किस कलर का होता है, तो क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल रंग का होता है। अगला सवाल देखिए 55 में कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोस्तों विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। मतलब क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अगला सवाल 56 कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो है दोस्तों किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये सभी सही है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 को। क्वेश्चन 57 कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन गैस होता है, जिसका CH4 के तरह से लिखा जाता है। अगला सवाल कहता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब ऑक्जेलिक अम्ल होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला सवाल है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है।
अगला सवाल है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें अपघटित हो रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड 2KCl+3O2, इसमें यहाँ पे क्लोरीन का अपघटन हो रहा है जो कि अभिघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल है क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है। ये दोस्तों क्लोरोफॉर्म का जो अणुसूत्र होता है वो CH3Cl3 होता है जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो यहाँ पे आप सभी को लवण बताना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 62 में सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि NaCl का पूरा नाम सोडियम क्लोराइड होता है जो एक प्रकार का लवण होता है। बाकी KOH, HCl और NaOH ये सभी के सभी अम्ल, यहाँ पे HCl अम्ल है और ये दोनों क्षार है। ऑप्शन ए में दिया गया था लवण। अगला सवाल लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि किस धातु को चाकू से आसान तरीके से काटा जा सकता है। तो सोडियम, लिथियम तथा पोटेशियम को चाकू से आसान तरीके से काटा जा सकता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम। उसके बाद में हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट जो अयस्क होता है ना, ये लोहा का होता है। लोहा का मुख्य अयस्क जो होता है वो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तथा सिडेराइट होता है जो कि ऑप्शन बी में है Fe का पूरा नाम फेरम होता है जो लोहा का लैटिन नेम होता है। अगला सवाल 66 की धातु के ऑक्साइड होते हैं। ये दोस्तों तमाम धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे कुछ में यदि आप 67 को देखेंगे तो कुछ में 67 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 6.25 × 10⁻18 होता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 को देखने जा रहे हैं कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो 68 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टील का छड़। उसके बाद में अगला सवाल 69 को देखिए कि रबर एक बहुलक है। तो दोस्तों रबर जो होता है ना, ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा। अगला सवाल है कार्बन के अप्रूप है। तो दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं और फ्लोरीन भी यहाँ पे नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हालांकि क्वेश्चन नंबर 70 का ए और बी सही जवाब होना चाहिए, लेकिन डी में दिया गया इनमें से सभी, अतः क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला सवाल 71 को देखिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 71 का सही जवाब कितना होगा, सी हो जाएगा 46। उसके बाद में है निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है जिससे उत्सर्जन होता है। तो मनुष्य में जो वृक्क जो एक अंग पाया जाता है वो उत्सर्जन करने के लिए उपयोग होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे किडनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं और वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 74 कहता है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन 74 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पाचन की जो क्रिया है ये बड़ी आंत में पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में 75 कहता है उच्च रक्तचाप कहलाता है। हे दोस्तों उच्च रक्त जो चाप है ये क्या कहलाता है, तो हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन ये ब्रेन हेमरेज होने का भी मुख्य कारण है। अगला सवाल है एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन एक हार्मोन का नाम है, उसमें कौन सा हार्मोन है, तो ये नर हार्मोन है। अगला सवाल है बड़ी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 76 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कहीं ना कहीं ये 77 होगा। 77 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला सवाल 78 को देखिए कि पुरुष का मिथुन अंग है। यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन तो फ्रेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन 78 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सीरन। अगला सवाल क्वेश्चन 79 को देखिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। हे दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस, जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है बीज पत्र का कार्य क्या है। तो हे दोस्तों क्वेश्चन 80 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बीज पत्र का जो कार्य है वो सुरक्षा प्रदान करना है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर
80 तक का सेंट्रल एग्जाम में साइंस के एग्जाम पेपर में पूछे गए तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर की, जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें पूछे गए तमाम क्वेश्चनों को याद कर ही लीजिएगा। इसका आंसर की पीडीएफ के रूप में यदि आप सभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप 10वीं का सभी सेट का आंसर की पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकेंगे और वहां से भी आप जाकर 10वीं के बेहतर से बेहतर तैयारियां कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।